इंसान जब भी कोई गलत कदम उठाता है तो उससे पहले एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और अपने षड्यंत्र के तहत ये भरपूर कोशिश करता है कि अपने काम को अंजाम भी दे दे और कभी पकड़ा भी ना जाए। पर शायद वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है एक न एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है श्री गंगानगर और इसी श्री गंगानगर ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है सादुल शहर। बात कर रहा हूँ मैं 3 मार्च 2017 की रात्रि के करीब 11:30 बजे के आसपास। दरअसल इसी थाने में एक व्यक्ति फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरा नाम यूनुस खान है और मैं खैरूवाला से बोल रहा हूँ। यूनुस खान पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरा दोस्त का पूरा परिवार काफ़ी मुसीबत में है। दरअसल कुछ बदमाशों ने मेरे दोस्त के पूरे परिवार पे हमला कर दिया है। प्लीज़ आप कैसे भी करके मेरे दोस्त के परिवार को बचा लीजिए। यूनुस खान जैसी इस तरह की बातें पुलिस से कहता है, पुलिस यूनुस खान से पूछताछ करती है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ का रहने वाला है। यूनुस खान कहता है कि साहब मेरा दोस्त इस वक्त खैरूवाला रोड के किनारे पे बदमाशों से घिरा पड़ा हुआ है, उसने अभी अभी मुझे फ़ोन किया था। यूनुस खान जैसे ही वहाँ का लोकेशन पुलिस को भेजता है, पुलिस 5 मिनट के अंदर ही घटनास्थल पे पहुँच जाती है, क्योंकि वहाँ से वो डिस्टेंस लगभग मात्र 2 से 3 किलोमीटर के ही आसपास में था। पुलिस जैसे ही घटनास्थल पे पहुँचती है, काफ़ी अंधेरा था, लेकिन गाड़ी की लाइट जैसे वहाँ पे जलना शुरू होता है, एक व्यक्ति सरसों के खेत में से भागते दौड़ते पुलिस के पास पहुँचता है और रोते भी लगते अपने हाथ जोड़ करके पुलिस के सामने खड़ा हो जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरा नाम जसवंत मेघवाल है। दरअसल मैं अपने बच्चे और पूरे परिवार के साथ सालासर बालाजी धाम में बेटे का मुंडन कराने के लिए जा रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 बदमाशों ने मेरे पूरे परिवार के ऊपर हमला कर दिया। उन दोनों के हाथ में कई तरह के तेज़धार हथियार भी था। जसवंत जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस देखती है कि जसवंत के भी दोनों हाथों से खून बह रहा था। पुलिस तुरंत ही आसपास के एरिया को बारीकी तरीके से छानबीन करना शुरू करती है। तभी थोड़ी सी दूरी पे पुलिस को एक कार दिखाई देती है। पुलिस जब जा कर के कार को चेक करती है तो मालूम चलता है कार के पिछले सीट पे एक महिला काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ी है। अगले सीट पे लगभग 2 से 2.5 साल का एक बच्चा जो काफ़ी गुमसुम बैठा हुआ था। पुलिस जब महिला को चेक करती है तो पुलिस को लगता है कि शायद महिला की सांसें अभी चल रही है। पुलिस तुरंत ही उस महिला को और जसवंत को लेकर के नज़दीकी हॉस्पिटल में जाती है। डॉक्टर जब उस महिला को चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि उस महिला के रास्ते में ही मौत हो चुकी है। पुलिस जसवंत से इस हमला के बारे में पूछताछ करती है। जसवंत कहता है कि साहब मरने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि मेरे ही पत्नी राजबाला है और वो 2-2.5 साल का बच्चा मेरा ही बेटा रुद्र है। जसवंत पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैं अपने बेटे का मुंडन कराने के लिए सालासर बालाजी धाम में अपने पत्नी और सास और बच्चों के साथ जा रहा था। जैसे ही वहाँ पे रोड के किनारे में पहुँचा, 2 लोगों ने हमारा रास्ता रोक करके तेज़धार हथियार से हमारे ऊपर हमला कर दिया। पर वो गुंडे कोई और नहीं थे बल्कि मेरी ही सास परमेश्वरी ने ही बुलाया था। पुलिस जब परमेश्वरी के बारे में जसवंत से पूछताछ करती है तो जसवंत कहता है कि साहब परमेश्वरी मेरी सास भी उस गाड़ी में ही मौजूद थी, लेकिन परमेश्वरी पुलिस को नहीं मिलती है। इसीलिए पुलिस अगली सुबह फिर से घटनास्थल पर जाती है और जा कर के एरिया में छानबीन करना शुरू करती है। तभी एक खेत में परमेश्वरी का भी डेड बॉडी मिलता है। पुलिस को जैसे ही परमेश्वरी का डेड बॉडी मिल जाता है, उसके बाद से पुलिस राजबाला और उसकी माँ परमेश्वरी का डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराती है और फिर दोनों की डेड बॉडी को उनके परिजनों के हवाले कर देती है। और फिर जसवंत के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। दरअसल जसवंत अपने सास के ऊपर ही पुलिस के सामने आरोप लगाता है। इस आरोप के बारे में पुलिस जब जसवंत से पूछताछ करती है कि तुम्हारी सास आखिर तुम्हें
क्यों मरवाना चाहती है, इस पे जसवंत कहता है कि दरअसल मेरी सास की मेरी संपत्ति पे नज़र था। 2 महीने पहले भी मेरी सास ने मेरे ऊपर हमला करवाया था। पुलिस कहती है कि अगर उन गुंडों को तुम्हारे सास ने बुलवाया था तो फिर उन्होंने तुम्हारे सास को क्यों मार दिया। इस पे जसवंत पुलिस के सवालों का कोई जवाब नहीं देता है, जिसकी वजह से पुलिस को जसवंत के ऊपर ही शक चला जाता है। पुलिस जब जसवंत के हाथों में जख्म को देखती है, इस जख्म के बारे में डॉक्टर से पूछताछ करती है। डॉक्टर कहते हैं कि जसवंत के हाथ पे जो जख्म है उसे खरोचा गया है। अगर किसी ने जसवंत के ऊपर हमला किया होता तो उसके हाथों पे गहरा जख्म होता। पुलिस को डॉक्टर की बात सुन कर के अब पूरा यकीन हो जाता है कि जसवंत सब कुछ झूठ बोल रहा है, लेकिन पुलिस अभी जसवंत के साथ सख्ती से पेश नहीं आती है, बल्कि पुलिस जसवंत के पास जाती है और जा कर के कहती है कि हमें डर है कि शायद वो गुंडे फिर से तुम्हारे ऊपर हमला ना करें, इसीलिए हमने गेट के बाहर 2 कांस्टेबल खड़ा कर दिया है। अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस जैसी इस तरह की बातें कहती है, कहने के बाद जसवंत के चेहरे की तरफ देखती है। जसवंत भी ये बातें सुन कर के अंदर ही अंदर काफ़ी खुश होता है। 2 दिन के बाद जसवंत जब डिस्चार्ज होता है, पुलिस जसवंत को लेकर सीधे थाने में पहुंच जाती है और फिर जसवंत से उसकी पत्नी और सास की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार जसवंत अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन जसवंत जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर व्यक्ति सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। जसवंत की पत्नी का नाम है राजबाला। राजबाला जो नूरपुर गांव की रहने वाली है। राजबाला की मां का नाम है परमेश्वरी। परमेश्वरी का पति कुछ साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। परमेश्वरी की एक ही बेटी है राजबाला। परमेश्वरी के पास लगभग 35 बीघा खेती की ज़मीन है। अच्छा खासा पैसा भी है। राजबाला जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, लाड प्यार की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाती है, पर जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, परमेश्वरी अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देती है। परमेश्वरी सोचती है कि उसे एक ऐसा दामाद मिले जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा हो। काफ़ी मुशक्क़त करने के बाद आखिरकार अलीपुर गांव का रहने वाला उसे जसवंत मेघवाल मिल जाता है। जसवंत मेघवाल जो बीएड तक की पढ़ाई तो कर चुका था, लेकिन अभी नौकरी नहीं कर रहा था। जसवंत भी अपने माता पिता के इकलौता संतान है, जिसके पास लगभग 20 बीघा ज़मीन है। जैसे ही जसवंत मिल जाता है, परमेश्वरी अपनी बेटी राजबाला की शादी साल 2012 में जसवंत से कर देती है। हालांकि जसवंत राजबाला से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि राजबाला कम पढ़ी लिखी ही नहीं थी, बल्कि देखने में भी कुछ खास खूबसूरत नहीं थी। लेकिन बिचौलिया जब जसवंत से कहता है कि राजबाला अपने माता पिता की इकलौती संतान है, अच्छा खासा तुम्हें दहेज भी नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी सारी संपत्ति भी आगे चल कर के तुम्हारी हो जाएगी। बिचौलिया जब संपत्ति की लालच जसवंत को देता है, संपत्ति की लालच में आकर जसवंत राजबाला से शादी कर लेता है। इधर परमेश्वरी जब अपनी बेटी की विदाई करती है तो दहेज में जसवंत को एक 4 व्हीलर भी देती है। जसवंत जब राजबाला से शादी कर अपने घर लेकर आता है, उसके कुछ महीने के बाद सरकारी टीचर की नौकरी लग जाती है। जसवंत अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगता है। लेकिन जसवंत के पास जैसे ही पैसा हो जाता है, दहेज में जब उसे 4 व्हीलर मिल जाती है, अब वो बड़े बड़े लोगों से जान पहचान करने लगता है। बड़े बड़े लोगों के घर में शादियाँ पार्टी में जब जाता है, अपनी पत्नी को भी साथ में लेकर के जाता है। लेकिन शादी ब्याह और बड़े बड़े पार्टियों में जब अपनी पत्नी को लेकर के जाता है, वहाँ पे जसवंत को अपनी पत्नी को लेकर के काफ़ी बेइज्जती महसूस होती है, क्योंकि राजबाला बड़े बड़े लोगों से सही तरीके से बातचीत भी नहीं कर पाती है। तब जसवंत को लगता है कि शायद उसने राजबाला से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दिया है। धीरे धीरे अब जसवंत अपनी पत्नी से दूरी बनाने लगता है। साथ ही साथ बड़े बड़े लोगों के साथ उठक बैठक जब करता है, दारू शराब भी पीने लगता है। अपने यार दोस्तों के साथ उसी 4 व्हीलर में बैठाकर दिन भर मटर गश्ती करता है। ऐसे ऐसे लोगों से दोस्ती कर लेता है कि आखिरकार अब जसवंत अपने पत्नी से दूरी बनाते ही गलत महिलाओं के संगत में आ जाता है और कई महिलाओं के साथ जाकर पैसा दे करके उनके साथ रंगरलियाँ मनाने लगता है। इधर इस बात की जानकारी जब राजबाला को मालूम चलता है,
इसी बात को लेकर के पति पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। झगड़े तकरार कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ जाता है कि एक दिन रजबाला इस बात की जानकारी अपनी माँ परमेश्वरी को दे देती है। इधर परमेश्वरी को जैसे ही जसवंत के करतूतों के बारे में मालूम चलता है, वो सीधे अपनी बेटी के घर पे पहुंच जाती है और जसवंत को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है। जसवंत अपनी सास से झूठ बोलता है कि दरअसल उसकी पत्नी जो कुछ भी बोल रही है वो सब कुछ झूठ बोल रही है, मेरा किसी भी महिलाओं के साथ में कोई संबंध नहीं चल रहा है। लेकिन परमेश्वरी भी अपनी दामाद की बात नहीं सुनती है, बल्कि अपनी बेटी का ही पक्ष लेती है और फिर माँ बेटी दोनों मिल कर के जसवंत का जीना हराम कर देते हैं। जसवंत को उस दिन एहसास होता है कि उसने रजबाला से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दिया है। जसवंत अपनी पत्नी को छोड़ने का इरादा कर लेता है। इधर परमेश्वरी को जब मालूम चलता है कि जसवंत उसकी बेटी को छोड़ करके किसी खूबसूरत महिला के साथ शादी करना चाहता है, परमेश्वरी उसे धमकी देने लगती है। परमेश्वरी उसे धमकी देते हुए कहती है कि अगर इस तरह का तुमने कोई भी कदम उठाया तो याद रखना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दूंगी। जसवंत को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि जसवंत अपनी पत्नी से भी काफ़ी नफरत कर चुका था। अब जसवंत को लगता है कि उसकी पत्नी और सास को रहते हुए वो खुशहाल तरीके से अपनी जीवन नहीं व्यतीत कर सकता है। साल भर का जब समय गुजरता है, जसवंत का एक बेटा भी हो जाता है। पर जैसे ही उसका बेटा आ जाता है, जसवंत को लगता है कि अब वो अपनी पत्नी के चंगुल में बुरी तरीके से फंस चुका है। इसीलिए जसवंत अब अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारने के लिए अपनी पत्नी और सास को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है और फिर अपनी पत्नी और सास को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। जसवंत एक ऐसा षड्यंत्र बनाता है कि उसे पूरा यकीन होता है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। जसवंत ये सोचता है कि जैसे ही उसकी पत्नी और सास इस दुनिया को छोड़ करके चली जाएगी, परमेश्वरी की सारी संपत्ति भी मेरी हो जाएगी और फिर मैं किसी खूबसूरत महिला से शादी कर अपने बच्चे के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करूंगा। अपनी पत्नी और सास को इस दुनिया से हटाने के लिए सुपारी किलर को सर्च करना शुरू करता है। एक दिन जब अपने गांव में घूम रहा था, तभी जसवंत की मुलाकात फैजल से होती है। फैजल जो जसवंत का बचपन का दोस्त है। फैजल जब जसवंत को देखता है, देख करके काफ़ी खुश होता है और फिर उसके पूरे परिवार के हाल चाल पूछता है। इस पे जसवंत भी फैजल से अपनी सारी परेशानियों को बता देता है। साथ ही साथ कहता है कि मैं अपनी पत्नी और सास को इस दुनिया से हटाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? फैजल कहता है कि अगर मैंने इस तरह का कोई कदम उठाया, मैं पकड़ा जाऊँगा और मुझे पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। जसवंत उसे दिलासा देते हुए कहता है कि मैं एक ऐसा प्लान बताऊँगा कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे और गलती से अगर तुम पकड़े भी गए तो मेरे पास इतनी काफ़ी संपत्ति है कि तुम्हें छुड़ाने के लिए पानी की तरफ पैसा बहा दूंगा। जैसे इस तरह की बातें कहता है, फैजल भी जसवंत की बातों में आ जाता है। उस दिन फैजल जसवंत का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फैजल इस काम को करने के लिए एक सुपारी किलर को हायर करता है जिसका नाम है हैदर अली। हैदर अली जो कीकर वाली इलाके का रहने वाला है। हैदर अली से जब अपने पूरे षड्यंत्र के बारे में कहता है, हैदर अली इस काम को करने के लिए तो तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में 3 लाख रुपये का डिमांड कर देता है। 3 लाख रुपये का जब डिमांड करता है, फैजल इस बारे में जाकर जसवंत को बताता है। जसवंत कहता है कि मैं पैसा तो दे दूंगा, लेकिन 3 लाख नहीं, 1.5 लाख रुपया दूंगा। हैदर अली भी 1.5 लाख रुपये में इस डील को पक्की कर लेता है, लेकिन उस वक्त जसवंत के पास कुछ भी पैसा नहीं होता है। इसीलिए जसवंत 1.5 लाख रुपये का एक चेक काट करके हैदर अली को दे देता है। साथ ही साथ 20,000 रुपया भी हैदर को देता है ताकि वो मार्केट से जाकर कोई तेज़धार हथियार खरीद कर लेकर आ सके। हैदर अली जब वो पैसा लेता है, मार्केट से जाकर एक तेज़धार हथियार खरीद कर लाता है। उसके बाद से जसवंत कहता है कि इस काम को कब अंजाम देना है, दिन और तारीख मैं तय करूँगा। अपने षड्यंत्र के तहत 2 मार्च 2017 को जसवंत अपनी सास परमेश्वरी के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि दरअसल मैं चाहता हूं कि मैं अपने बेटे का मुंडन सालासर बालाजी धाम में ले जा करके करा दूं, इसलिए मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जा रहा हूं। अगर आप भी चलना चाहें तो साथ में चल सकती हैं। जाने की जब बात कहता है, परमेश्वरी भी
जसवंत के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। 3 तारीख को जब जसवंत के घर पे पहुंचती है, जसवंत अपनी पत्नी और सास से कहता है कि हम रात्रि के वक्त गाड़ी लेकर के यहाँ से निकलेंगे। जसवंत अपने घर से निकलने से पहले ही हैदर अली के नंबर पे फ़ोन कर देता है कि तुम लोग खैरा वाला रोड पे जाकर के खड़े रहना। करीब रात्रि के 10 बजे के आसपास जसवंत अपनी पत्नी, सास और बच्चे के साथ 4 व्हीलर में बैठकर अपने घर से रवाना होता है। जैसे खैरा वाला रोड पे रात्रि के करीब 10:30 बजे के आसपास पहुंचता है, वहां पे हैदर अली और फैजल पहुंच जाते हैं। जसवंत गाड़ी रोक देता है। हैदर अली और फैजल गाड़ी के पिछले सीट पर बैठ जाते हैं। इससे पहले कि उसकी सास कुछ समझ पाती, दोनों मिलकर के जसवंत की पत्नी और उसके सास के ऊपर एक तेज़धार हथियार से हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से राजबाला की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। लेकिन परमेश्वरी तुरंत ही दरवाज़ा खोल करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जैसे ही थोड़ी दूर भाग करके जाती है, दोनों जा कर के परमेश्वरी को भी पकड़ लेते हैं और उसी तेज़धार हथियार से परमेश्वरी की भी हत्या कर देते हैं। उसके बाद से दोनों वापस अपने घर पे चले आते हैं। इधर जसवंत उसी हथियार से अपने दोनों हाथों पे हल्की सी खरोच कर लेता है और फिर करीब आधे घंटे के बाद अपने दोस्त यूनिस खान के नंबर पे फ़ोन करता है और उससे झूठ बोलता है कि कुछ बदमाशों ने मेरे पूरे परिवार के ऊपर हमला कर दिया है, प्लीज़ मेरी मदद करो। वाकई में जसवंत जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस जसवंत के ही तहरीर पे हैदर अली और फैजल इन दोनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। लेकिन जसवंत के मात्र एक छोटी सी गलती की वजह से उसका बेटा हमेशा के लिए अनाथ की ज़िंदगी जीने पे मजबूर हो जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।